हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है द यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स पर। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज इसका हम लोग मैग्निफिकेशन पावर वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल देख लो, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए 10 से 15 मिनट में ये सवाल को खत्म करेंगे हम लोग। बहुत सिंपल है, डेरिवेशन आप लोग के एग्जाम में आता है, तो आप लोग के लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो में बना दे रहा हूं ताकि आप लोग इसको तैयारी कर लेंगे बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन पावर। ठीक है, हिंदी वाला इंग्लिश वाला दोनों के लिए मैं बता दे रहा हूं एक ही साथ। तो व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन पावर। इसका मैग्निफिकेशन पावर देखेंगे क्या होता है। हिंदी से बोलता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र क्या है, इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करें, मतलब इसके आवर्धन क्षमता के व्यंजक को क्या करना है, प्राप्त करना है। ठीक है, वेरी गुड। तो इसका आंसर में देखते हैं हम लोग, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है। ठीक है, तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप देखो, गाइस सुनो, टेंशन मत लो, लिख दे रहा है, ऐसे तुम लोग को एग्जाम में भी लिखना है ना। ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज ए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, लिख सकते हैं, या फिर सिंपली ऐसे लिखो, ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग द मैग्नीफाइड इमेज और ऑब्जर्विंग द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टीनी ऑब्जेक्ट, है ना। मतलब क्या होता है बाबू इसका, हिंदी से बोले तो, हिंदी वाला के लिए मैं प्यार से लिख दे रहा हूं, इधर देखो, ताकि टेंशन नहीं लेना है। तो ये समझ में आया, ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टीनी ऑब्जेक्ट, मतलब छोटे छोटे वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। बड़ा प्रतिबिंब किसके, जैसे कोरोना जैसा बीमारी कोरोना कितना छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, माइक्रो लेवल पे होता है, बोलो है ना। उसका बड़ा इमेज देखने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, बोलो माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। तो बोल सकते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी सहायता से छोटे छोटे वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देखा जाता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र, एकदम लिख दे रहे हैं, देखो, सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से छोटे छोटे वस्तुओं का, छोटे छोटे वस्तुओं का बड़ा मतलब आवर्धित, है ना। बड़ा मतलब क्या होता है, बोलो आवर्धित होता है, आवर्धित, है ना। छोटे छोटे वस्तुओं का बड़ा यानी कि आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित प्रतिबिंब, है ना, देखा जाता है। क्या बात समझ में आ गया बढ़िया से, हिंदी वाला के लिए भी, इंग्लिश वाला के लिए, है ना। तो गौर से सुनो क्या लिखा हुआ है, सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र क्या है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से छोटे छोटे वस्तुओं का बड़ा एवं आवर्धित प्रतिबिंब देखा जाता है। ठीक है, ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टीनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो छोटे छोटे वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग किया जाता है, यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। वेरी गुड। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अगर बात करेंगे तो ये होता क्या है, इसको बनाया कैसे जाता है, तो गौर से सुनना, आगे हम लोग को लिखना है, उसके बाद मैं हिंदी इंग्लिश दोनों से लिख दूंगा। ठीक है, इसमें एक उत्तल लेंस होता है जिसकी बहुत ही कम फोकस दूरी होती है ना। एक उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है। अब उत्तल लेंस में कहानी आप लोग को पता होगा कि उत्तल लेंस में यहां पे मान लो इसका फोकस हम f1 लिख दे रहे हैं, इधर एक फोकस है सेम डिस्टेंस पर, ये मान लो ऑप्टिकल सेंटर O है, और सेम डिस्टेंस पर, इतना ही डिस्टेंस पर ये भी है, यहां पर है f2, ये इसका फोकस लेंथ है, पढ़ा होगा। जब किसी वस्तु को फोकस लेंथ के अंदर रखा जाता है, जब किसी वस्तु को मतलब फोकस, उत्तल लेंस, ये कौन सा लेंस है बाबू, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस, कौन सा लेंस है बोलो, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, है ना, कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस भाई, कन्वेक्स लेंस बोलो या कन्वर्जिंग लेंस बोलो। ठीक है, तो जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस के अंदर रखा जाता है ना, उत्तल लेंस के फोकस के कहां रखा जाता है बोलो, अंदर रखा जाता है, तो इसका एक लाइट रे सीधा जाएगा
और जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है वो कहां से पास करता है, आप लोग पढ़े होंगे, फोकस से पास होता है। और एक लाइट रे को हम लोग कहां से पास करा देंगे, एक लाइट रे को प्यार से हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देंगे। अब अगर गौर से देखो तो डाइवर्ज कर रहा है, अगर डाइवर्ज कर रहा है मतलब जरूर पीछे जाके कहीं ना कहीं जाके मिलेगा। तो देखते हैं पीछे कहीं ना कहीं जाके मिलेगा, तो इसको पीछे पॉइंट को मिला है तो ये इस पॉइंट पर आकर मिला, मतलब इसका इमेज जो है यहाँ पे बन गया। इसका इमेज कहाँ बना, यहाँ पे। यानी कि जब किसी वस्तु को, गौर सुनो इंग्लिश से बताएंगे, कि जब किसी वस्तु को फोकस लेंथ के अंदर रखा जाता है तो इसका इमेज वस्तु के पीछे बड़ा यानी कि आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के पीछे ही बनता है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को, है ना, कन्वेक्स लेंस के फोकस के अंदर रखा जाता है तो इसका इमेज ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है, बड़ा बनता है, मैग्नीफाइड बनता है। मैग्नीफाइड मतलब बड़ा इमेज बनता है, ठीक है। और इसी के मैग्निफिकेशन पावर को हम लोग को क्या करना है बोलो, देखना है। वेरी गुड। तो अगर बात करें तो मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का नाम हम दे दे रहे हैं ए बी, ये ए दिए, यहाँ पे बी दिए, और इसका इमेज जो है मान लो ए डैश बी डैश पर बनता है। क्या बनता है बोलो, ए डैश बी डैश पर बनता है, ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है। ऑब्जेक्ट क्या बनता है बोलो, पीछे। क्या बात समझ में आ गया। तो जब किसी, गौर से सुनना, जब किसी उत्तल लेंस के, हिंदी वाला के लिए देखो गौर सुनो, जब किसी उत्तल लेंस के फोकस के अंदर किसी वस्तु को रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब वस्तु को पीछे बड़ा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, बड़ा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं बोलो, वर्चुअल इमेज। इरेक्ट है, सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है ना, सीधा एवं क्या बनता है बोलो, आभासी प्रतिबिंब बनता है। सीधा एवं कैसा प्रतिबिंब बोलो, आभासी, आभासी प्रतिबिंब बनता है। सीधा एवं कौन सा प्रतिबिंब मेरे दोस्त, आभासी प्रतिबिंब। सीधा को इंग्लिश से बोलते हैं इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज बनता है। इरेक्ट एवं वर्चुअल इमेज, है ना, वर्चुअल इमेज बनता है। इरेक्ट एवं क्या बनता है बोलो, वर्चुअल इमेज बनता है। क्या बात समझ में, ऑब्जेक्ट के पीछे ही बनता है। क्या बात समझ में आया। फिर से बता दे क्या, कि जब किसी, देखो जब किसी ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस के फोकस के अंदर रखा जाता है तो इसका इमेज ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है, बड़ा बनता है, सीधा बनता है, एवं क्या होता है बोलो, आभासी, मतलब वर्चुअल होता है। मतलब इट्स इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज मैग्नीफाइड। वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज मैग्नीफाइड, ठीक है। तो लिखना क्या है, थोड़ा बहुत लैंग्वेज लिखना पड़ेगा तो तब ना एग्जाम में नंबर मिलेगा। तो थोड़ा बहुत एंग्रेजी लिख, तो यहाँ लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, कि कंसीडर ए कन्वेक्स लेंस, है ना, कि माना कि एक उत्तल लेंस से लिख लेते हैं, लेट अस कंसीडर ए कन्वेक्स लेंस, let us consider a convex lens whose focal length is very small, whose focal length is very small, when the object, लिख सकते हैं, when the object is held, एकदम हिंदी से भी लिख देंगे, है ना, when the object is held inside the focus length of convex lens, inside the focus, है ना, inside the focus of convex lens, inside the focus of convex lens, then its image, है ना, then its image is formed, देखो, then its image is formed behind the object, AB, behind the object AB, then its image is formed behind the object AB, AB के behind object A dash B dash, है ना। तो इट्स इमेज जो है, इट्स इमेज का नाम हम लिख दे रहे हैं A dash B dash, है ना।
इट्स इमेज का नाम क्या है? एडेस बीडेस। तो इट्स इमेज एडेस बीडेस इज फॉर्म्ड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट ए बी which is बोलो which is magnified erect और virtual image which is erect and क्या है बोलो? virtual image। इतना लिखना है। क्या बात समझ में आया? Let us consider a convex lens whose focal length is very small. When the object is held inside the focus length of convex lens, then its image A dash B dash is formed behind the object AB which is magnified, erect और virtual image। तो उसका जो इमेज है ये क्या है बोलो? इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा और मैग्नीफाइड होगा। मैग्नीफाइड मतलब बड़ा होगा, है ना? मैग्नीफाइड इमेज होगा। कैसा इमेज होगा बोलो? मैग्नीफाइड इमेज होगा। ठीक है, इसको हिंदी से क्या लिखेंगे? माना कि उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी बहुत ही कम होती है, यहीं पे लिख दे। अभी हिंदी वाला के लिए देख ले रहा है, लिखते हैं माना कि एक उत्तल लेंस है। माना कि एक क्या है बोलो? उत्तल लेंस लिखना पड़ता है भाई, थोड़ा लैंग्वेज है ना। माना कि क्या है? एक उत्तल लेंस है, एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी है ना, जिसकी फोकस दूरी बहुत कम होती है, जिसकी फोकस दूरी बहुत क्या होती है बोलो? कम होती है, जिसकी फोकस दूरी बहुत कम होती है, जिसकी फोकस दूरी क्या होती है बोलो? बहुत कम होती है। लिख लिया। माना कि उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी बहुत कम होती है। जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस के अंदर, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस है ना, लिखना पड़ रहा है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। उत्तल लेंस के फोकस के अंदर, उत्तल लेंस लिखा ना, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस के अंदर, उत्तल लेंस के फोकस के अंदर रखा जाता है, तब इसका प्रतिबिंब है ना, तब इसका प्रतिबिंब वस्तु के पीछे है ना, वस्तु के पीछे एडेस बीडेस, वस्तु के पीछे क्या है बोलो? एडेस बीडेस। वस्तु के पीछे एडेस बीडेस पर बनता है, एडेस बीडेस पर बनता है। एडेस बीडेस पर क्या होता है मेरे दोस्त? बनता है। बोलो हाँ या ना? कहाँ बनता है बोलो? एडेस बीडेस पर बनता है। दिख रहा है सबको? वेरी गुड। एडेस बीडेस पर बनता है। गौर से सुनो, एक बार बता रहे हैं। माना कि एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी बहुत ही कम होती है। जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस के अंदर रखा जाता है, तब इसका प्रतिबिंब वस्तु के पीछे एडेस बीडेस पर बनता है। यह है ना, यहाँ लिखना, यह सीधा आभासी है ना, यह सीधा आभासी तथा आवर्धित प्रतिबिंब होता है। यह सीधा आभासी तथा आवर्धित प्रतिबिंब होता है। लिख लेना, यह सीधा आभासी तथा आवर्धित प्रतिबिंब होता है। यहीं पे लिख दे, यह सीधा, कलर चेंज करके लिख देना ताकि समझ में आ जाएगा, है ना। यह सीधा आभासी तथा आवर्धित, आवर्धित मतलब बड़ा, आवर्धित है ना, आवर्धित मतलब क्या होता है बोलो? बड़ा, बड़ा प्रतिबिंब होता है, बड़ा प्रतिबिंब है ना, होता है। इतना लिखना है। क्या बात समझ में आ गया? बहुत अच्छा। एक बार रिपीट करके यहाँ से बताते हैं कि अगर पूछे कि सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र क्या है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से, मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी सहायता से छोटे छोटे वस्तुओं का बड़ा यानी कि आवर्धित प्रतिबिंब देखा जाता है। ठीक है। ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज फॉर ऑब्जर्विंग द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टीनी ऑब्जेक्ट। छोटे छोटे वस्तुओं का, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट का लार्ज इमेज, बड़ा इमेज देखने के लिए इसका यूज किया जाता है, सिंपल माइक्रोस्कोप का। ठीक है। अगर बात करें कि ये होता क्या है, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ लिख सकते हैं।
माना कि एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी बहुत ही कम होती है। जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस के अंदर, उत्तल लेंस के ये फोकस है तो इसके फोकस के अंदर रखा जाता है, तब इसका प्रतिबिंब वस्तु के पीछे ए डैश बी डैश पर बनता है। यह सीधा आभासी तथा आवर्धित प्रतिबिंब होता है। यह सीधा है, आभासी, आभासी मतलब वर्चुअल इमेज है, तो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करें तो वर्चुअल इमेज है ना। और क्या है, बड़ा है, इससे बड़ा इमेज यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बात समझ में? वही चीज यहाँ इंग्लिश से लिखा हुआ है कि let us consider a convex lens whose focal length is very small. When a object is held inside the focus length of convex lens, then its image A dash B dash is formed behind the object AB, which is magnified, erect or virtual image. Which is magnified, erect or virtual image. अब इसका निकालना है now its magnification power. इसका क्या पढ़ना है बोलो? magnification power क्या होता है, ठीक है। एक बार मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ ये पिक्चर ताकि मजा आ जाएगा आप लोग को देख के। क्या होता है जल्दी बताओ, समझ गए? एक क्या होता है बोलो? एक कन्वेक्स लेंस है। कैसा लेंस है बोलो भाई? एक क्या है बोलो? कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस में यहाँ पे क्या होता है बोलो फटाफट? यहाँ पे मान लो फोकस है, इसको बोलेंगे हम F1। यहाँ पर एक फोकस है, इसको बोलेंगे F2, ठीक है। अब देखो, जब किसी ऑब्जेक्ट को फोकस लेंस के अंदर रखा जाता है, मतलब इस कन्वेक्स लेंस के फोकस के अंदर रखा जाता है, तो इसका इमेज मतलब जो लाइट रे यहाँ से पैरेलल जाएगा वो यहाँ फोकस से क्रॉस होगा ऐसे, है ना। और एक जो है ऑप्टिकल सेंटर, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर O, तो ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइट रे ऐसे गुजरेगा, ठीक है, ऐसे गुजरेगा। अब ये देखो, ये यहाँ डाइवर्ज कर रहा है, मतलब फैल रहा है, मतलब जरूर इधर पीछे जाके कहीं ना कहीं जाके क्या होगा बोलो? मिलेगा। ये पीछे जाके कहीं ना कहीं जाके क्या होगा बोलो? मिलेगा। तो पीछे जाके मिलेगा तो इसको चेक करो, पीछे बढ़ाते हैं तो जरूर कहीं ना कहीं जाके तो मिलेगा ही। देखो ये मिल गया यहाँ पे, तो मतलब इसका इमेज जो है यहाँ पे बन गया, इसका इमेज यहाँ पे बना। तो मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है A है और यहाँ पे क्या है B है, तो इसका इमेज बनेगा यहाँ A डैश B डैश पर, जो कि ऑब्जेक्ट के क्या है बोलो? पीछे है, बड़ा है, इरेक्ट है, समझ में आ गया, और मैग्नीफाइड है, मतलब बड़ा इमेज है। बात समझ में आ रहा है? अब इसका हमको निकालना है मैग्निफिकेशन पावर, मतलब आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन पावर। तो यहीं पे समझा रहे हैं मैग्निफिकेशन पावर को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं बोलो? कैपिटल M से, मतलब मैग्निफिकेशन पावर। कौन सा पावर बाबू? मैग्निफिकेशन पावर, है ना, यहां दिख रहा है मैग्निफिकेशन पावर। मैग्निफिकेशन पावर, मैग्निफिकेशन पावर मतलब होता है आवर्धन क्षमता। क्या होता है बाबू? आवर्धन क्षमता, ठीक है, दिख रहा है ना सबको? आवर्धन क्षमता। मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनना, मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला होता है बीटा बाय अल्फा। मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला क्या होता है? बीटा बाय अल्फा। ये बीटा बाय अल्फा क्या है बता रहे हैं। बीटा का मतलब होता है विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज। क्या होता है बोलो? विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज। फाइनल इमेज एकदम टेंशन मत लो, एकदम ऐसे ही एग्जाम में लिख के आना है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज। और उसके बाद होता है यहाँ अल्फा का मतलब होता है विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। यहाँ विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज और यहाँ विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनना, अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है। विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, बट when the object is held या kept लिख दो, kept nearest distance d, नियरेस्ट डिस्टेंस d को अगर बोले तो when the object is kept नियरेस्ट डिस्टेंस d, तो d यानी कि नियरेस्ट डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं 25 सेंटीमीटर पर। यही बतिया सबको समझ में नहीं आता है कि यहाँ अल्फा का मतलब है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को खुले आंखों से देखेंगे, बाय नेकेड आई। कौन सा आई बोलो? नेकेड आई। नेकेड मतलब खुला आंख से।
हम किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे जरूर, बट खुला आंख से देखेंगे, कहां पे रख के देखेंगे, 25 सेंटीमीटर दूर नियरेस्ट डिस्टेंस पर रखकर हम लोग देखेंगे, वो है अल्फा। अल्फा का मतलब ये नहीं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, अल्फा का मतलब होता है खुले आंख से ऑब्जेक्ट को देखना है, बट कितना डिस्टेंस पर रखकर, डी डिस्टेंस पर रखकर, डी यानी कि नियरेस्ट डिस्टेंस पर रखकर देखना है। तो इसको हिंदी से कैसे लिखेंगे, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, तो लिख सकते हैं अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण। क्या बोलेंगे, अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण। यहाँ बीटा बाय अल्फा का मतलब हिंदी से भी लिख दे रहे हैं, अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, आंख पर बनाया गया कोण। टेंशन मत दो, मजा आ जाएगा पढ़ने में। अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण और वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण। रुको, यहां वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, बनाया गया कोण। जब वस्तु, यहां सुनो, जब वस्तु अभी खत्म नहीं हुआ है, सुनो, जब वस्तु है ना न्यूनतम दूरी, कौन सी दूरी बाबू, न्यूनतम दूरी, बोलो, जब न्यूनतम दूरी यानी कि d इक्वल टू 25 सेंटीमीटर पर हो, d इक्वल टू 25 सेंटीमीटर पर हो और खुले आंखों से देखा जाए। किस आंखों से बोलो, खुले आंखों से देखा जाए, खुले आंखों से क्या किया जाए बोलो, देखा जाए, खुले आंखों से देखा जाए, ये है अल्फा। क्या बात समझ में आया। अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण बीटा है, फिर से लिख देते हैं यहां कैपिटल एम इक्वल टू बीटा बाय अल्फा का मतलब समझना है कि अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा, इनके फाइनल इमेज के द्वारा हमारे आंख पर बनाया गया कोण, है ना। और नीचे क्या है, अल्फा का मतलब क्या होता है, अल्फा का मतलब होता है वस्तु द्वारा यानी कि ऑब्जेक्ट के द्वारा हमारे आंख पर बनाया गया कोण। और जब न्यूनतम दूरी, जब वस्तु कहां हो, न्यूनतम दूरी d इक्वल टू 25 सेंटीमीटर पर हो और खुले आंखों से देखा जाए, मतलब इंस्ट्रूमेंट के मदद से हम लोग देखेंगे नहीं। कब, जब अल्फा का बात करेंगे तब। किसका बात करेंगे बोलो, जब हम अल्फा का बात करेंगे तो खुला आंख से देखना है, इंस्ट्रूमेंट का यूज हम लोग करना नहीं है। वेरी गुड, ये होता है अल्फा। बीटा क्लियर हो गया, बीटा अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, है ना। तो हम यहां बना लिख दे रहे हैं, यहां इसको बोलेंगे हम लोग बीटा, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब यहाँ है, तो अंतिम प्रतिबिंब यहाँ फाइनल इमेज ये है, तो फाइनल इमेज के द्वारा हमारे आंख पर बनाया गया कोण। और हम जब इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं तो कहीं यहां से रख के हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो हमारा जो आंख होगा वो करीब यहां पे होगा, ऐसे, ये हमारा आंख। यहां से हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। यहां हमारा क्या होगा बोलो, आंख होगा। तो इसको आई लेंस बोलते हैं, क्योंकि आई के काफी करीब है, तो इसको हम बोलेंगे आई लेंस। क्या बोलेंगे बोलो, आई लेंस। समझ में आ गया, नेत्रिका लेंस कहा जाता है आई लेंस। क्या बात समझ में आ गया। अब देखो ये सारा एंगल जो है ना बहुत छोटा छोटा होगा, ये सारा एंगल क्या होगा बोलो, बहुत छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा होता है। इसी वजह से हम लोग यहाँ लिखते हैं m इक्वल टू बीटा के जगह लिखेंगे हम लोग tan बीटा, पढ़े होंगे, और बाय अल्फा के जगह हम लोग लिखेंगे tan अल्फा, है ना। क्यों लिखते हैं भाई ऐसा, क्योंकि एंगल काफी छोटा है। यहीं पे समझा दे क्या, एंगल काफी क्या है बोलो, छोटा है। तो छोड़ो, नेक्स्ट पेज में समझा दे। देखो, तो अभी समझ में आ गया यहां तक कि m इक्वल टू, m यानी कि आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन पावर, m इक्वल टू होता है बोलो बीटा बाय अल्फा। तो बीटा जो है एंगल, जितना सारा एंगल होगा यहाँ अल्फा का बात करें तो अल्फा 25 सेंटीमीटर पर रख के देखेंगे। अरे बोलो हाँ या ना। जब दूर लेके जाएंगे, मतलब जितना सारा एंगल बनेगा हमारे आंखों तक, सारा का सारा एंगल क्या होगा, छोटा छोटा एंगल होगा। तो जब छोटा छोटा एंगल होता है तो m इक्वल टू बीटा बाय अल्फा तो लिखते हैं, लेकिन इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग tan बीटा बाय tan अल्फा। क्यों भाई ऐसा क्यों लिखेंगे, तो आप लोग पढ़े होंगे कि जब बहुत छोटे छोटे एंगल का बात करते हैं तो हम लोग पढ़े होंगे ऐसे कि tan थीटा और थीटा टेंस टू जीरो। थीटा टेंस टू जीरो का मतलब कि ये जो थीटा है वो जीरो नहीं है, जीरो के क्या है, करीब करीब है। इस केस में डायरेक्ट होता है थीटा। तो जाहिर सी बात है अगर अल्फा है तो हम इसको tan अल्फा लिख सकते हैं,
और अगर बीटा है छोटा तो इसको हम लोग tan बीटा भी क्या कर सकते हैं बोलो, लिख सकते हैं सॉल्व करने के लिए। बोलो इस फॉर्मूला के हिसाब से। बात समझ में आ गया? चलो अब इसको हम लोग निकालना है। बीटा का मतलब क्या होता है सबको पता चल ही गया। बोलो हाँ या ना? बीटा का मतलब पता चल ही गया कि बीटा का मतलब क्या है, कि बीटा का मतलब है फाइनल इमेज, विजुअल एंगल फाउंड बाय फाइनल इमेज, अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाया गया कौन, ये है बीटा। तो बीटा का वैल्यू अगर निकालना है, मेरा बात सुनना यहाँ, तो मान लो ये जो है आई लेंस से कितना दूरी पर है, तो मान लो यूई दूरी पर है। कितना दूरी पर है बोलो, यूई। अब पढ़े होंगे कि जितना लेफ्ट साइड में हम लोग लेते हैं जितना डिस्टेंस को, इधर हम लोग नेगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं बोलो, नेगेटिव डिस्टेंस लेते हैं ना। बोलो हाँ या ना? क्या लेते हैं बोलो, नेगेटिव डिस्टेंस लेते हैं। इधर हम लोग नेगेटिव डिस्टेंस लेते हैं और राइट साइड वाला को पॉजिटिव लेते हैं, पढ़े होंगे। चलो एक्चुअली क्या होता है इसमें, कंसेप्ट ये है कि रे के अपोजिट डायरेक्शन में जितना सारा डिस्टेंस होता है वो सब नेगेटिव लेते हैं। वेरी गुड। अब गौर से सुनो, ये यूई मान लिए, ऑब्जेक्ट के हाइट को हम h0 बोल रहे हैं। ऑब्जेक्ट को हाइट को क्या बोल रहे हैं बोलो, h0। h0 क्या है, वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई को हम h0 बोल रहे हैं। यूई क्या है, यूई है वस्तु की दूरी, मतलब नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी। वेरी गुड, ये तो समझ में आया बीटा का मतलब। तो अगर ये हम बीटा का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो यहीं से निकाल सकते हैं। tan बीटा मतलब p बाई बी। tan बीटा मतलब क्या होता है, p बाई बी होता है। तो यहीं पे लिख दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। तो tan बीटा का अगर वैल्यू निकाले वहां से पिक्चर से तो आएगा p बाई बी, और p का मतलब होता है h0 और b का मतलब होगा ui। लेफ्ट साइड में है तो माइनस ले सकते हैं। बोलो हाँ या ना? ये देखो p और ये क्या होगा बोलो, b होगा। दिख रहा होगा ना बढ़िया से, इसको p बोलेंगे इसको b बोलेंगे। वेरी गुड। तो बीटा तो समझ में आ गया। तो बीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर ही देते हैं ना, tan बीटा, tan बीटा बाई tan अल्फा। और यहाँ बोलो tan बीटा के जगह लिखेंगे हम लोग h0 बाई यूई, माइनस है तो लेफ्ट साइड में तो माइनस लिख देते, बाई अल्फा का वैल्यू निकालते हैं। अल्फा क्या था, खुले आंख से देखना है वस्तु को, ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पर रख के देखना है। तो यहाँ पे एक पिक्चर बनाते हैं खुला आंख के लिए। तो मान लो यहाँ पर मेरा सा एक प्यारा सा आंख है हमारा, ये रहा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट, अच्छा ऑब्जेक्ट का हाइट बदलेगा क्या, बिल्कुल नहीं, ऑब्जेक्ट का हाइट h0 होगा। कहाँ से रख के देखेंगे बोलो, d से रख के देखेंगे। हमारे आंख पर जो एंगल बनाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे अल्फा। क्या बोलेंगे बोलो, अल्फा। तो d से रख के देख रहे हैं, d मतलब 25 सेंटीमीटर पर। तो यहाँ पे लिखेंगे tan अल्फा का वैल्यू। तो tan अल्फा इक्वल टू p बाई बी, फिर वही कंसेप्ट लगेगा p बाई बी। p का मतलब h0 और d का मतलब लेफ्ट साइड में है तो हम लोग माइनस रख सकते हैं d। ठीक है, तो h0 बाई क्या आया, माइनस d। तो यहाँ पर भी वही कहानी आ रहा है, h0 बाई क्या आ रहा है बोलो, d माइनस। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो m इक्वल टू यहाँ से जो आया मेरा वैल्यू, तो यहाँ देखो अगर हम इसको लिखे तो माइनस h0 बाई यूई, और ये क्या आएगा, ये d ऊपर चला जाएगा तो d जो कि माइनस था और बाई क्या है h0। तो ये से ये कैंसिल, h0 से h0 कैंसिल। तो m इक्वल टू आया d बाई यूई। d बाई क्या आया बोलो, यूई। इसको हम करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या निकला, ये निकला है मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। ये क्या है बोलो, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ, मैग्निफिकेशन बोलो, मैग्निफिकेशन फिकेशन है ना, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ बोलो सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप बोले तो सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवर्धन क्षमता, सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र की, सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र की बोलो आवर्धन क्षमता, सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र की क्या बोलो, आवर्धन क्षमता। तो ये है सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवर्धन क्षमता। यहां तक समझ में आ गया। अब सुनो, इसमें दो केस पढ़ना है हम लोग को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दो केस, पहला केस फर्स्ट सुनो। केस फर्स्ट में कहता है व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड, फाइनल इमेज, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट बोलो d पर, d यानी कि 25 सेंटीमीटर। जब फाइनल इमेज कहां बने बोलो, d पर बने, तब क्या होगा हमको, तब उस कंडीशन में हम लोग को क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन पावर निकालना है।
कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर हो, डी पर। जब अंतिम प्रतिबिंब है ना, तो जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर हो, डी, यानी कि 25 सेंटीमीटर जो हम लोग मानते हैं नियरेस्ट डिस्टेंस डी, तो डी पर हो। ये है केस फर्स्ट के लिए, है ना। तो डी पर हो तो इस समय पे हमको आवर्धन क्षमता निकालना है, मैग्निफिकेशन पावर निकालना है। तो गौर से सुनो, ऑब्जेक्ट कहां रहेगा बाबू, गौर से देखो तो ऑब्जेक्ट तो यूई पर ही रहेगा। इमेज कहां बनाना है, डी पर बनाना है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यूवी को डिनोट करेंगे। तो यूवी का वैल्यू कहां पर हो, यूवी पर ही होगा, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, यू से। तो यू इक्वल टू आ गया यूवी, लेफ्ट साइड में रखना है तो माइनस रखेंगे, बोलो हाँ या ना। इमेज कहां बनाना है भाई, इमेज बनाना है हम लोग को डी पर, तो लेफ्ट साइड में बनेगा तो डी को माइनस रखेंगे। अब लगाएंगे लेंस फार्मूला, फ्रॉम लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला क्या कहता है, 1/Fe, 1 क्या लिखेंगे बोलो, Fe। Fe क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आई लेंस से दूरी है, फोकस लेंथ की दूरी Fe होगा। अच्छा, इस लेंस की फोकस दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, Fe बोल सकते हैं फोकस दूरी को। क्यों Fe बोलेंगे भाई, क्योंकि आई लेंस है तो आई लेंस की फोकस दूरी Fe, ई का मतलब आई लेंस। वेरी गुड। चलो देखो, तो 1/Fe इक्वल टू 1/U और -1 क्या होता है, सॉरी ये नहीं होता फॉर्मूला लेंस फार्मूला का, ये 1/V होता है, 1/V माइनस 1 क्या होता है, U। लगाओ तो सॉल्व करो, तो फटाफट देखो 1/Fe, 1 क्या होगा बोलो, Fe इक्वल टू 1/V, V कहाँ बनाना है, D पर, तो -D, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, UE। बोलो इसको सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/Fe प्लस हो जाएगा 1/D और इक्वल टू हो जाएगा 1/UE, आएगा ना। वेरी गुड। तो 1/UE का वैल्यू देखो यहां से आया, 1/UE का वैल्यू आया, 1/UE इक्वल टू आया 1/Fe और प्लस कितना आया, 1/D आया, 1/D। इसको आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, कोई तकलीफ तो नहीं ना होगा। अगर हम ऐसे लिखे तो कोई तकलीफ हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। 1/EV इक्वल टू 1/D और प्लस 1 क्या होगा बोलो, Fe, ये चीज होगा। वेरी गुड। अब हम लोग लिखेंगे आवर्धन क्षमता, यानी कि लिख सकते हैं समीकरण 1 से। समीकरण कहां से बोलो, 1 से, यहां का यूज करेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से लिखो, समीकरण ए में यानी कि इक्वेशन फर्स्ट, है ना। हिंदी से भी लिखेंगे क्या बोलो, समीकरण 1 से, क्योंकि हमको आवर्धन क्षमता निकालना है कब, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, डी पर। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 के लिए अगर हम लिखें तो समीकरण 1 का फॉर्मूला होता है कैपिटल M इक्वल टू D/UE, आया था ना, D/UE। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू, M इक्वल टू D और इंटू 1 क्या लिख सकते हैं बोलो, UE लिख सकते हैं ना, एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ लिखेंगे कैपिटल M इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे D और 1/UE की जगह ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, एकदम देखो यहाँ प्यारा सा दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वेरी गुड। तो यहाँ डाल दो, यहाँ 1/D और प्लस क्या होगा 1/Fe हो जाएगा, बोलो होगा ना। इस D को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ करेंगे तो ऊपर में आएगा 1 प्लस D, ये D यहाँ आ जाएगा और बाई आएगा Fe। ये है मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना। जब व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट D यानी कि 25 सेंटीमीटर, जब फाइनल इमेज कहाँ पर बने, D पर बने, उस समय का क्या है बोलो, मैग्निफिकेशन पावर है। ठीक है, एक और है केस 2, ये केस 1 समझ में आ गया। तो जब फाइनल इमेज कहां पर बने, डी पर बने, उस समय का ये क्या है बोलो, मैग्निफिकेशन पावर है। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं केस 2 में। केस किस में बात करेंगे भाई, केस 2 में। केस 2 में क्या पढ़ते हैं जल्दी बताओ, केस 2 में पढ़ते हैं कि व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड, when the final image is formed at infinity, इन्फिनिटी पर जब बने, जब फाइनल इमेज कहाँ बने बोलो, इन्फिनिटी पर। लिख सकते हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब, जब यहाँ लिख सकते हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब, तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो, कहाँ पर हो बोलो, अनंत पर हो। तो जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर हो बोलो, अनंत पर, अनंत यानी कि इन्फिनिटी पर हो, तो अब क्या करना है। अच्छा, ऑब्जेक्ट को कहां रखना है सबको पता है, U यानी कि UE पर रखना है, लेफ्ट साइड में है तो माइनस। इमेज कहां बनेगा बोले सर, इन्फिनिटी पर बनेगा, तो माइनस लेफ्ट साइड में भी बनेगा, इमेज बनेगा तो लेफ्ट साइड में बनेगा इन्फिनिटी पर। ठीक है, अब इस केस में हमको मैग्निफिकेशन पावर निकालना है भाई।
तो सबसे पहले 1 लेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, 1/Fe इक्वल टू 1/V माइनस 1 क्या होता है U। सॉल्व करेंगे 1/Fe इक्वल टू 1/V, 1/V के जगह 1 माइनस इन्फिनिटी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 क्या आ जाएगा UE। 1/∞ इक्वल टू क्या मानेंगे 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/Fe इज इक्वल टू ये टर्म हो जाएगा 0 और प्लस 1 क्या हो जाएगा बोलो UE। दिख रहा है सबको? यहाँ से देखो, यहाँ से हम बोल सकते हैं 1/Fe इक्वल टू 1 क्या होगा UE, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं UE इक्वल टू Fe। UE इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो Fe। फिर यूज करेंगे समीकरण फर्स्ट से इक्वेशन फर्स्ट, याद है ना इक्वेशन फर्स्ट, अभी तक तो याद हो गया होगा। समीकरण फर्स्ट से मतलब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या कहता है, मैग्निफिकेशन ऑफ पावर ऑफ टेलीस्कोप। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप फिर से दिखा देते हैं, ये D/UE है। D क्या है बोलो UE है, तो D/UE है मेरे दोस्त। देखो तो D/UE, तो यहाँ लिखेंगे D/UE और UE का इस बार वैल्यू क्या आया बोलो Fe आया है, तो M इक्वल टू हो गया D/Fe। D क्या आया बोलो Fe आया। ये मैग्निफिकेशन पावर आया जब कहाँ हो, जब फाइनल इमेज कहाँ पर हो बोलो इन्फिनिटी पर। एक शॉर्ट रिवीजन अगर करें तो मजा आ जाएगा। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप का माइक्रोस्कोप का बात करें तो मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप का बात करें तो आया D/UE। क्या है बोलो D/UE आया। उसके बाद जब फाइनल इमेज कहाँ पर हो D पर हो, तब मैग्निफिकेशन पावर कितना आया M इक्वल टू आया 1 प्लस D क्या आया बोलो Fe आया, यही ना ये चीज। और जब फाइनल इमेज कहाँ पर हो इन्फिनिटी पर हो, तब मैग्निफिकेशन पावर कितना आया M इक्वल टू बात करें तो D/Fe आया। D कितना आया बोलो Fe आया, ये आया मैग्निफिकेशन पावर। तो ये पूरी तरह से हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप समझ गए है ना। ये फॉर्मूला भी समझ में आया, ये तो समझ में आया ही आया है। क्या बात समझ में आया? अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और समझाएंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। थैंक यू वेरी मच।